रिश्ता कार्तिक से जैसे ही तय हुआ और मैंने कार्तिक के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे कार्तिक की कॉल आ गई। मेरी ननद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा भी कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्याल की थी, लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल भी गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थीं, क्योंकि मेरी ननद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फोन आएगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते झिझकते फोन उठाया था। अगली आवाज एक लड़के की थी। कहने लगा, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। कार्तिक का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नजरें झुक गई थीं। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल हवाल पूछा, मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को खत्म और छोटा किया था। लेकिन कार्तिक ने फौरन से मुझसे फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन रिया ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननद रिया ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। और कार्तिक के मुंह से ये सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उसकी बात का क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इसी हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कोई दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के कजिन्स के साथ भी ज्यादा फ्री नहीं रहते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और ये सच बात है, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी, लेकिन कार्तिक उससे बिल्कुल उलट था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर अपने सीने से लगाया है। और ये सुनकर तो मैं पूरी तरह सटपटा गई थी। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी। फिर वो कहने लगा, क्या समस्या थी अगर तुम्हारी माँ मुझे ये मौका देती कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता। कसम से अगर इजाजत मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए ही तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने कहा, बात सुने। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वो मुझसे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूं कहने पर वो कहने लगा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो। तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है मेरी जान बोलती रहे और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। और उसकी यही बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था, जैसे पसलियां तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात पर ही उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फोन बंद कर दिया था। दिसंबर के सर्द मौसम में भी मैं 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह चौंकाया था, लेकिन इस बार मैंने फोन नहीं उठाया, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फौरन रिप्लाई आया था कि मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी ऐसी बातें थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से जानकार नहीं थे कि मैं कार्तिक से बात कर रही हूँ। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन कार्तिक ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर रात भर मुझे भी नहीं आई थी, उसकी बातें ही कुछ ऐसी थीं। 6 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी इन 6 महीनों में मैं कार्तिक की इस टाइप की बातें और सुनूं, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों से सुन रखा था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो चार्म होता है वो खत्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना मिलाना शुरू कर दें तो ये रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा परवान नहीं चढ़ते।
और शादी होने से पहले ही ये रिश्ते टूट जाते हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि शादी से पहले कार्तिक से बात करूं और उससे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी वो सिर्फ फोन पर बात कर रहा है, कल को वो मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा। और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी बैठी यही सब सोच रही थी कि कार्तिक अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को एक ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वो मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगी थी। अगली रात उसका फोन फिर से आ गया। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूं नजरअंदाज किया जैसे इस बात की उसके नजदीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो अपनी बेताबियां बेचैनियां बयान करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता था। एक बार मैंने कार्तिक से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगेतर आपस में कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत पर बात करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? जाने मन मंगेतर फोन पर ऐसी ही बातें करते हैं, नींदें उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा, कार्तिक आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा नहीं लगता तो चलो जाने मन ना कहूँगा तो स्वीट हार्ट कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से ही परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब कार्तिक से बात ना करने के बहाने ढूंढती थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया है और वो मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब कुछ बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी आराधना से बात करवाओ, वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती मैं कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ और अब तुमसे बात भी ना करूँ। इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा कार्तिक की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता घर में कोई बहाना कर कर किसी रेस्टोरेंट में मिलने आ जाओ। एक बार तो कार्तिक की बात ने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की रात तुम पहनोगी तो बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब किया था। मैंने कहा, कार्तिक हर एक चीज की हद होती है, आपके अंदर जरा भी तमीज नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके अंदर संस्कार नाम को नहीं है। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, ये कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी भी कौन सी बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उंगली उठा रही हो। मैंने भी गुस्से से फोन बंद कर दिया। मैंने अब कार्तिक का फोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हो गए थे और मैंने कार्तिक की कॉल रिसीव नहीं की थी। और ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई। कहने लगी, हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, लेकिन मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, अभी तो हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वो कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। ये सुनकर मेरी माँ परेशान हुई थी। पापा भी कहने लगे, आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई? लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये सब कार्तिक ने कहा है। उसे जिद हो गई है और वो अपनी जिद में जल्दी शादी करना चाहता है। मेरी सास कहने लगी, कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दें। मेरी माँ ने जब चाचा ताया से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वो लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं तो उनकी कुछ समस्याएं होंगी, तो जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भली थी। उसके बाद कार्तिक की मुझे कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजरा था और मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन जब मुझे मंडप में कार्तिक के साथ बिठाया गया तो मैंने देखा कार्तिक का मूड बहुत खराब था। मैं ये समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपनी ससुराल पहुंची, मुझे कार्तिक के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेज थीं कि पहले कार्तिक जिस बेताबी से मुझे फोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसकी बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होनी थी।
जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक किया था और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी, लेकिन वो सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया और जब वापस आया तो सादा से कपड़ों में था। उसके बाद उसने मुझे देखा भी नहीं। वो कमरे से लगी बालकनी में चला गया और उसके बाद वो कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे से मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वो वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव भाव थे। मैंने कहा, कार्तिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा है कि बैठी रहो? अरे भाई जाओ, कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा था। अब मैं इतनी भी बेशर्म नहीं थी कि अपने मुंह से कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहागरात है। शादी से पहले तो वो बड़ी बड़ी बेताबियां दिखाता था और अब, लेकिन मैं कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये जरूर था, आज मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी तारीफ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद कार्तिक वापस आया और मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया। मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भरा, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का हक वसूल किया था, लेकिन मुझे एक भी शब्द बोले बिना। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो वो मेरी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन कार्तिक उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बेदिली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाली थी। जिसके मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहती थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो सबके साथ हंस बोल रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर बैठी थी, लेकिन वो मुझसे यूं बेपरवाह था जैसे मैं हूं ही नहीं। कार्तिक की भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक करती रही, मुझे नाश्ते का भी पूछती रही। अच्छी आदत की मालिक। कार्तिक का व्यवहार सबके साथ अच्छा था सिवाय मेरे। हमारी शादी को 8 दिन गुजर गए थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही वो कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता, और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। वो मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए थी ही नहीं। एक रात जब वो कमरे में आया तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, कार्तिक आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, अभी ये मालूम नहीं कि तमीज से बात कैसे की जाती है और अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपनी लिमिट में रहकर बात करें, तमीज में रहें। तो मैं वही तमीज और लिमिट सीख रहा हूँ। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। फोन पर मेरी की जाने वाली बात का कितना गलत मतलब लिया था कार्तिक ने। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वो वहीं 2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अब भी वैसे के वैसे ही थे। मुझे नहीं पता था मेरी बात पर कार्तिक इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता था। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफी में पहल की। मैंने कहा, कार्तिक आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कार्तिक को ना तो मेरे बहते आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माफी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया, ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी मर्द अगर बात अपनी अना पर ले जाए तो औरत की जरा सी बात पर उसे इतनी कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने पर कार्तिक ने बुरी तरह मुझे पीछे धकेला था।
कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और तुम यूं बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्मो हया की बातें करती हो, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती थी, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी जो ठहरा। मैं अब सिसकियों से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी कर दे कार्तिक, बात को खत्म करें। कहने लगा, खत्म ही तो कर दी है। आराधना, जाओ और जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी है। मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताया। मैं आपके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, आप एक नज़र देखते तक नहीं। वो कहने लगा, मेरी तारीफ थर्ड क्लास टाइप की होती है, इसलिए रहने ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मज़ा होता है और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन तुम, मुझे नहीं पता था कि बेगैरत और घटिया टाइप का इंसान हूँ मैं। ये तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास लोग करते हैं। इसलिए तुमसे अब ट्यूशन लेना पड़ेगी कि सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं। ये कहकर वो उठकर कमरे में चला गया था और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और ये सोचने लगी कि मेरा दोष क्या था, मैं गलत थी या फिर कार्तिक गलत था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे कार्तिक की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में खाना खा चुके थे, मुलाकातें भी होती थीं। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती हैं कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ लेकर जाऊंगा, और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसे मीठी मीठी बातें क्या करते थे, और अब मेरे जेठ कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया नया खुमार होता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई थी कार्तिक भी अपने भैया भाभी की यही बातें देखकर काफी इम्प्रेस था, इसीलिए ऐसी ही बातें वो मुझसे भी करना चाहता था, जो मेरी नज़र में ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे। लेकिन कार्तिक मुझे उस जुर्म की सजा दे रहा था जो मेरे जानने में मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार गई थी। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि तभी मेरी नज़र कार्तिक पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी एडवांस टाइप की लड़की थी। कार्तिक के हाथ पर हाथ मार कर यूं हंस रही थी जैसे कि आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हों। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जेठानी भी ये देखकर कहने लगी, ये तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने कार्तिक को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो तुमसे फोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय न करवाए तो वो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगता है। अब कार्तिक को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। दूसरी तरफ उसका दिल खराब हो चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और ये सोचने लगी, अब मुझे मंगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी। क्या कार्तिक की सारी डिमांड मैं पूरी कर देती? अगर वो मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल भी चली जाती और शादी से पहले ही वो सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है? क्या तब मेरी जगह कार्तिक के दिल में बढ़ जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहाँ से घर वापस चली आई। मैं सोच चुकी थी कि आज कार्तिक से फाइनल बात करूंगी। जब वो घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा, किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वो कुछ हैरान हुआ, हंसने लगा और बोला, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार नहीं होना, वरना अपनी क्लास फेलो से बात ही नहीं करता। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की ये गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शर्मो हया का पाठ पढ़ाकर वहाँ भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी भी पार मत करना।
लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो किरची किरची हो जाती है और उसकी चुभन जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वो गलत थे और मैं भी गलत थी, जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छिपा कर रखती रही, इसलिए कि मैं ये समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर सिर्फ मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप हैं कार्तिक, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। आप स्कूल लाइफ को एंजॉय करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को भी, जो मैंने आपकी ख़राब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के लड़कों से हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी, अपना आप छुपाने की बजाय दिखाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं खूब एंजॉय करती और मुझे उनसे हर तरह की बात करने की आदत होती, तो शायद मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंस हंस कर जवाब देती। मंगनी से पहले ही अपनी शर्मो हया ताक पर रखकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत न देती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। ये कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई थी और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया था। लेकिन कार्तिक की साइड का लैंप जल रहा था। वो बैठ के किरान से टेक लगाए न जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन कार्तिक के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर आए थे। जब मैंने देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए, साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस ही पहना था। खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े फ्रेंडली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर मैंने कार्तिक के साथ उसके तमाम क्लास फेलोज का अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह जानकार थी। वो तो सब मुझे देख कर ही कुछ देर के लिए आंखें झपकना भूल गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जान कार्तिक की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए कार्तिक के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों से? कार्तिक को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चलें कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं कार्तिक की वाइफ हूँ। मेरा ये अंदाज कार्तिक के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफें शुरू कर दी। कार्तिक का चेहरा ये सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था और उसका ये चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी ही देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैंने चाय भी एक एक को अपने हाथों से दी थी। हंस हंस कर उनसे बातें भी कर रही थी। कार्तिक बिल्कुल खामोश मुझे गजबनाक नजरों से घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकले, कार्तिक ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा उसने बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से फेंका था। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने इस तरह के कपड़े पहनने की और इतना ज्यादा फ्री होने की? एक से बढ़कर एक बदतमीज टाइप के लोग हैं वो। खबरदार जो आगे से उनके सामने यूं तैयार होकर गई। मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने आ गई। मैंने कहा, क्यों ना उनके सामने तैयार होकर जाऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी दिन से तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ की है। ये सुना था कि कार्तिक का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उसने बुरी तरह से झिंझोड़ा था। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम और मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर के भी देखा तो जान ले लूंगा उनकी। बहुत शौक है तुमने तैयार होने का तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूं तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों कार्तिक? आपके नजदीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लास फेलो अहमियत रखती है, मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। कहने लगा, बस मुझे तुम्हारी वो बात बुरी लग गई थी। कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात अब समझ आ गई है, लेकिन बस वो भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय ऐसे ही फोन पर बात करते हुए और रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी ऐसा लगा, ऐसा शौक होने लगा कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने। बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी थीं। मेरी जेठानी के बही रोज के ताने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई?
पहले मेरे लिए जितना बेचैन रहते थे अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते। उधर मेरे जेठ कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे ये चौंचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वो मोहब्बत ही नहीं दी जो मंगनी में किया करते थे। वो कहने लगी, शादी से पहले सब कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नजर नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था, अब ये फिजूल की बहस छोड़ो, समझ आई। लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की जाने वाली आवाज सुन रही थी और कार्तिक को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीजें अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान लेते, हद से ज्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वो रहनी चाहिए, तभी अच्छी बात है। कार्तिक ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ की थी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी कवल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले गंदगी फैली हो लेकिन वो खुद को गंदगी नहीं लगने देता। कार्तिक की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया था कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया और इसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरी जिंदगी मिल रही थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।